नमस्कार। 21वीं सदी में जिस गति से डिजिटल दुनिया का विस्तार हुआ है उससे हमारी ज़िंदगियां बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ खतरे भी बढ़ गए हैं। उन्हीं में से एक खतरा है साइबर क्राइम। क्या है साइबर क्राइम, किस तरह का होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, आज इसी विशेष बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर नेहा पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नेहा जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम क्या है। जैसा कि आपने बताया, हम लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा डिजिटली एंगेज्ड हैं जी, और इसके साथ ही जब हम ज़्यादा डिजिटल एंगेज्ड हैं तो साइबर क्राइम का खतरा बढ़ रहा है। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें नेटवर्क या डिजिटल डिवाइस के माध्यम से हमारे सिस्टम को हैक किया जाता है और इससे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर पर्सनल जानकारी वगैरह लेके उसका अवैध यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली साइबर क्राइम यही है और इसमें दो तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक होता है कंप्यूटर मीडिएटेड क्राइम, जिसमें कंप्यूटर को यूज़ करके एज अ मीडियम साइबर क्राइम को किया जाता है। फॉर एग्जांपल हैकिंग हो गया, जैसे हमारे सिस्टम को हैक किया गया, फिशिंग हो गया, ये सब हुआ। और दूसरा होता है जिसमें कंप्यूटर को एक टेक्निक की तरह इस्तेमाल करते हैं और किसी को स्टॉक करना, ट्रोल करना, बुलिंग करना, ये सब एक उसका दूसरा प्रकार है। तो ये है साइबर क्राइम। बिल्कुल। तो नेहा जी, साइबर क्राइम के बारे में तो हम जान गए, लेकिन ये कितने प्रकार का और किस किस तरह से जो हमारी जनता है उसको परेशान कर सकता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये कई तरह का है। व्यक्तिगत अपराध होता है एक तो, जिसमें कि हम इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप किसी को साइबर स्टॉकिंग करते हैं, जिसमें कि हम किसी भी व्यक्ति के ईमेल को या उसके प्रोफाइल को बार बार विजिट करते हैं और उनको स्टॉक करते हैं एक तरह से। फिर ट्रोलिंग होता है, जिसमें कि हम किसी के बारे में कोई भी अपशब्द लिख देते हैं किसी के सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो उससे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। उसके बाद इसी में फ़िशिंग होता है। आपने देखा होगा कई बार हमारे ईमेल पे एक ऐसा मेल आता है जो देखने में बहुत ही ऑथेंटिक लगता है। जैसे कि लगेगा कि SBI ने हमें कोई मेल भेजा है और वो कहता है कि पासवर्ड आपने नहीं बदला तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो उसमें हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि उसमें अपना क्रेडेंशियल्स शेयर कर देते हैं और ये नहीं सोचते समझते हैं कि क्या वो वेबसाइट ऑथेंटिक है या क्या वो ईमेल ऑथेंटिक है। और ये एक तरह से साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है। और नेहा जी, ऐसा भी बीच बीच में होता है कि बैंक का जैसे मैसेज आता है, ओरिजिनल मैसेज आता है, वैसा मैसेज भी भेजते हैं। हाँ, उसको भी स्मिशिंग कहा जाता है। जैसे फिशिंग होता है उसमें ईमेल आता है, स्मिशिंग में SMS के जरिए होता है, फ़ोन कॉल भी होता है, उसको विशिंग कहा जाता है। तो अलग अलग तकनीक होता है और जो हैकर्स होते हैं वो हमें मैनिपुलेट करते हैं। मेन उनका होता है कि कोई एक लिंक जिस पे हम क्लिक कर दें और उस पर सारी जानकारी साझा कर दें, ताकि वो आगे चल के हमारे पर्सनल डेटा जैसे पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, बैंकिंग का ID, पासवर्ड, पिन, कई बार OTP भी आता है, वो भी हमसे पूछते हैं वो। तो अगर हम वो बता देते हैं तो वो एक तरह से हमारे सिस्टम को, हमारी स्क्रीन को ही हैक कर लेते हैं और फिर सारी गतिविधि उनके कंट्रोल में चला जाता है, जो कि बहुत भयानक हो सकता है। जी। और भी इसके और भी प्रकार हैं। हाँ, अभी जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। इसमें कई बार क्या होता है कि ऑडियो या वीडियो कॉल आता है आपके पास और जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो अपने आप को CBI, पुलिस ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी के रूप में पेश करेंगे और आपको बोलेंगे कि अब आपके मोबाइल नंबर का अवैध प्रयोग हुआ है और आपको बोलेंगे कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, आप इतना पैसा यहाँ जमा कीजिए। और कई बार लोग जानकारी ना होने की वजह से इस तरह के झांसे में आ जाते हैं। जी। तो जैसे कि आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया और उसके बाद बताया कि जैसे कि फ़ोन आपका क्लोन कर लेते हैं, तो इन सब में किस तरह से हमें पता भी नहीं चलता और हमारा फ़ोन क्लोन हो जा रहा है, तो क्या किसी लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं, इस वजह से होता है कि किसी और कारण से होता है? ये व्यक्तिगत लापरवाही के चलते ही जो मेनली साइबर क्राइम होता है वो होता है। हम नहीं ध्यान देते हैं। जैसे कई बार हम कोई साइट ओपन किए हुए हैं, हमने अगर ICICI बैंक का साइट ओपन किया है और उसमें पॉपअप विंडोज़ आएगा जो अगेन आपसे यूज़र ID, पासवर्ड पूछेगा, तो हमें उस समय के लिए हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये बैंक की वेबसाइट पे है तो ये उन्हीं के द्वारा है, बट वो मालवेयर होते हैं, यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारी जानकारी बस इकट्ठा करते हैं
और फिर उनको साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंचा के उसका गलत प्रयोग करते हैं। नेहा जी, एक चीज़ यहाँ पे और आती है, जैसे डिफरेंस हम कैसे पता चलें कि ओरिजिनल बैंक का ही कॉल है या किसी फ्रॉड का कॉल है? बैंक कभी भी आपको कॉल करके आपसे OTP या कोई भी पासवर्ड या कोई भी जानकारी के लिए नहीं कहेगा। बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है या ऐप्स के थ्रू ही आपको ये जानकारी मिलेगी। तो कभी भी इस तरह के झांसे में ना पड़े, और हमेशा जो ईमेल आईडी, इस तरह के फेक ईमेल आईडीज़ आते हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑफिशियल आईडी में नहीं होते हैं। तो कभी भी अगर आपको डाउट हो तो तुरंत अपने सारे वेब ब्राउज़र पे आपने जितने भी विंडोज़ खोले हुए हैं या जो भी आप कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन एक्टिविटी, सबको बंद करें और तुरंत इस चीज़ को रिपोर्ट करें। अच्छा, छोटी मोटी डिफरेंसेस होती हैं? बिल्कुल होती हैं। किस तरह की होती हैं वो? जैसे कि अगर ऑनलाइन SBI.com है तो अगर कोई फ्रॉड वेबसाइट का लिंक होगा तो online/SBI या II का प्रयोग होगा। और ये ऐसे हम जनरली मोबाइल पे या टैबलेट पे देख रहे होते हैं तो उतनी बारीकी जानकारी जो होती है वो हमसे मिस हो जाती है। बस इसी को साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कहते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे ईमेल पे आता है कि आपने इतनी लॉटरी जीती है या फिर कोई इनकम है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो हम और आप तो जागरूक हैं, लेकिन ऐसी भी पॉपुलेशन है, ऐसी भी टारगेट ऑडियंस है जो इतना समझ नहीं सकती है। उनको लगता है कि बस पासवर्ड ही तो पूछा जा रहा है तो बताने में क्या हर्ज है, देखें क्या होता है। तो ये वाली जो उत्सुकता है यही जानलेवा साबित हो जाती है डिजिटल। नेहा जी, आजकल एक और फ्रॉड चला है कि आपको फ़ोन कॉल करके आगे से कहते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा मुझे डालना है। फिर वो पैसा डालते हैं, फिर उसके बाद वो फ्रॉड कर लेते हैं। तो ये कैसे हम समझे कि ये कैसे इससे बचे हम? तो कोई पहला बात कि कोई हमारे अकाउंट में पैसा क्यों डालेगा, या तो कोई वो आपका परिचित होगा, और ऐसे फ़ोन पे कभी भी कोई जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। और ये डिजिटल में जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमको बहुत सेफली मैनिपुलेट करना होता है, सेफली हमको देखना होता है कि क्या हो रहा है। जैसे हम जब रास्ते में भी चलते हैं तो हम राइट लेफ्ट देखते हैं ना, तो वैसे ही जब हम डिजिटल स्फीयर में नेविगेट कर रहे होते हैं तो हमें देखना होता है, हर तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना होता है। और इसी के लिए आजकल क्राइम सिक्योरिटी या साइबर क्राइम सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है। नेहा जी, साइबर सेल में ऑफलाइन शिकायत कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं? किस तरह से कर सकते हैं? शिकायत आप दोनों माध्यम से कर सकते हैं। जैसे अगर आपके साथ कोई भी घटना होती, जैसे डिजिटल फ्रॉड हुआ, आपका कोई डेटा लीक हुआ, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में तो संपर्क कर ही सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल माध्यम से अगर आपको कंप्लेन करना है तो उसके लिए cybersecurity.gov.in करके एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही यूपी पुलिस जो है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी इसके ऊपर बहुत कार्य हो रहा है, तो यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है उसमें बहुत अच्छे से इसके नियम बने हुए हैं कि आपको किस नंबर पे संपर्क करना है, अधिकारी का नाम, विमेन और चिल्ड्रन को लेके अगर कुछ है प्रॉब्लम तो उसके लिए एक अलग उसका विभाग है, और बाकी तरह के डिजिटल फ्रॉड के लिए अलग कैटेगरी है। तो 1930 आपको याद रखना है, कुछ भी हो तो तुरंत इस नंबर को डायल करें। जी, जैसे नेहा जी बताया आपने कि सबसे पहले पुलिस से, जो स्थानीय पुलिस है उससे संपर्क करना चाहिए, फिर साइबर सेल में जाना चाहिए। कितने घंटे का समय मिलता है हमें अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए? आप जितनी जल्दी करेंगे इसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपका मनी अगर लॉन्ड्रिंग हुआ है तो वो जल्दी उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा। 48 आवर्स एक है, बट आप उससे भी कम समय में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि कई बार ये होता है छुट्टी पड़ गया या कुछ हो गया। तो इसीलिए आपको इसमें बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करना है, डरना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, नो सेकेंड थॉट्स, आपको कंप्लेन करना है डिजिटल माध्यम से भी और साइबर सेल पे भी। ये हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हम अपनाएं कि इससे हम बच सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हमको अपने सिस्टम को सिक्योर रखना है। हमें एक अच्छा सा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, फायरवॉल का प्रयोग करना है। बैंकिंग के क्षेत्र में देखें तो हमें अपने मोबाइल फ़ोन में OTP यानी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन रखना है, जिसमें कि हमारे ईमेल के साथ साथ हमारे पे एक OTP आए हमारे मोबाइल नंबर पे। इसके साथ ही हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना है, जिसमें कि एक अपर लेटर हो, एक लोअर लेटर हो, एक डिजिट हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो, और जनरली ये 8 से ज़्यादा नंबर्स का हो। इसके जो कैरेक्टर लेंथ है वो 8 से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर छोटे डिजिट्स रहते हैं तो वो हैकर्स के लिए बहुत आसानी होती है उनको हैक करना, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन वो बनाते हैं।
थ्रू सॉफ्टवेयर अगेन, और वो सारे कॉम्बिनेशन यूज़ करके आपके अकाउंट को हैक कर लेंगे। उसके बाद हमें कभी भी अपने OTP को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे भी एक चांस रहता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हैक हो जाएगा। नेहा जी, हम ये कह सकते हैं अगर हम सावधानी बरतें, अपना OTP किसी के साथ शेयर न करें और जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं उससे हम सावधान रहें, तो हम साइबर क्राइम से बहुत हद तक बच सकते हैं। हाँ, हम बच सकते हैं, क्योंकि हम एक तरह का सुरक्षा कवच बना लेते हैं। और जो डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत इसके बारे में कहा जा रहा है, इस तरह का कोई वर्ड ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसको बोल के लोगों को डराया जाता है, भ्रमित किया जाता है। तो नेहा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी साइबर क्राइम के बारे में, कैसे उससे बच सकते हैं। अगर वो फॉलो करेंगे तो ज़रूर इससे बच सकेंगे। आप यहाँ आई हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।